Hello everyone and welcome back to the channel. So in today's topic we'll going to read about Article 355 of our Indian Constitution. ठीक है, तो हम थोड़ा सा पहले समझेंगे क्या है 355. तो 355 जो है वो कहता है ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंस. ओके, थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो, इमेजिन एक फैमिली है, ठीक है. उस फैमिली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी वो हमारे पेरेंट है. ठीक है, हमारे पेरेंट हेड ऑफ द फैमिली, आवर फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली. ओके, तो आवर फादर, our parents, our mother and father is the central government. Imagine, okay. Now, who is the state government in our family? The state government is a child who is running their own room. ठीक है, अब हमारे फादर हमारी मदर है घर में, तो उनको इमेजिन कर लो वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि उनके सारे डिसीजन जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं. ठीक है, आ, हम उनकी बातों ओबे करते हैं. इट्स आवर ऑब्वियसली ड्यूटी भी है हमारी. ठीक है, तो इन द सेम वे हम जो और जो हम है, हम क्या है, हम चाइल्ड है उनके. हमारा खुद का रूम होता है, हम उसको अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, अपने रूम को अपने हिसाब से रखते हैं, अपने हिसाब से डेकोरेट करते हैं. वो हमारा स्पेयर है, वो रूम जो है वो हमारा अपना. एक तरह से करो कि ये हमारी बाउंड्री है, हमें इतने में ही अपनी चीजें हम कर रहे होते हैं कि अच्छा आज इसको ऐसे डेकोरेट करते हैं, इसको ऐसे रखूंगा, आज ऐसी यहाँ पे ये करूंगा वो करूंगा. तो ये चीजें क्या है कि हम स्टेट गवर्नमेंट है एंड आवर रूम इज आवर टेरिटरी. ओके, तो इन द सेम वे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट होती है. अब देखो, 355 इज द फैमिली रूल जो कहता है, जो शील्ड है, शील्ड. इफ अ बुली आउटसाइड, अगर कोई बाहर से बुली कर रहा है, बाहर वाला, घर के बाहर से कोई एक्सटर्नल थ्रेट दे रहा है, कोई बुली कर रहा है, या और अ बिग मेस इनसाइड द रूम, इंटरनल अनरेस्ट. ओके, हमारे रूम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई मेस हो गया है बहुत बड़ा, तो उस मेस को इमेजिन कर लो एज अ इंटरनल, अंदर का वो है. ठीक है, रूम हमारा इंटरनल चीज हो गई. So it's a internal unrest. Our room is mess in our room is the internal unrest, and the chaos, the bully, the external threat or big mess. और अब बुली और एक्सटर्नल थ्रेट वो बाहर का है. ठीक है, तो दैट इज द बुली इज द एक्सटर्नल थ्रेट जो बाहर से हमें कर रहे हैं. ठीक है, अगर वो थ्रेट करेगा चाइल्ड को तो पेरेंट मस्ट स्टेप इन टू प्रोटेक्ट देम. अगर किसी भी पेरेंट्स के बच्चों को कोई भी परेशान करता है, धमकी देता है, आइदर इट्स एक्सटर्नल थ्रेट, इट्स अ बिग मेस इनसाइड द हाउस और इट्स अ आउटसाइड मेस, पेरेंट्स हमेशा आते हैं, स्टेप इन करते हैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए. इन द सेम वे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी स्टेप इन करती है टू टू protect the state from any internal disturbance and from external aggression. I don't think so इससे बेस्ट एग्जाम्पल कुछ हो सकता है समझाने के लिए. ठीक है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से घर का एग्जाम्पल दे के, पेरेंट्स बच्चे घर से बोले बाहर, मतलब रूम में अगर मेस है, बाहर अगर कोई परेशानी है तो पेरेंट्स आते हैं बचाने के लिए. वैसे ही यूनियन गवर्नमेंट आती है स्टेट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है. मेरे इस एग्जाम्पल से आपको ये जो लाइन है इसका बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. ओके, सॉरी. ओके, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, अब हम ब्रेक डाउन करते हैं. चलो, ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट from external aggression, against external aggression. Okay, what it means,
if a foreign country attacks a border state, the union must protect that state. अगर किसी स्टेट में कोई भी टेरिटोरियल कोई भी फॉरेन कंट्री आके अटैक कर रही है, कोई भी टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, कोई भी ऐसे चीजें हो रही है वॉर की, थ्रेड की, तो जो हमारी यूनियन है वो उस स्टेट को प्रोटेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर पंजाब में कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली ना यूनियन गवर्नमेंट उसे छोड़ तो नहीं देगी स्टेट ऑफ पंजाब को, वो जाएगी ना प्रोटेक्ट करने के लिए। सर चलो एग्जाम्पल, ड्यूरिंग 1962 मैं चलो आई ट्राई कि मैं इसमें लिख दो, ठीक है। आप ध्यान से सुनोगे ना तो आपको समझ में आएंगी चीजें। देखो 1962 में साइनो इंडियन वॉर हुआ था, SIN वॉर, प्लीज राइट डाउन SINO इंडियन वॉर। व्हेन फॉरेन फोर्स जो थे, जो फॉरेन फोर्स थे वो आसाम, अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर गए थे, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी हमारी, उन्होंने डिप्लॉय करा था इंडियन आर्मी को डिफेंड करने के लिए टेरिटरी अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। Which constitutional duty it's talk about? That is our 355। 355 कितने पावर दिया है हमारी यूनियन गवर्नमेंट को कि आप उन पे ये ड्यूटी इम्पोज की है एक्चुअली, कि जब भी हमारे स्टेट को कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा, इट्स द ड्यूटी ऑफ आवर यूनियन टू प्रोटेक्ट दैट स्टेट। Okay, now let's break the second part. That is internal disturbance duty to protect internal against the internal disturbance। Okay, चलो समझते हैं क्या इसका मतलब है। if massive riots, insurgency, ethnic violence break out that local police cannot control, ठीक है, तो यूनियन स्टेप इन करेगी, रिस्टोर करेगी पीस को। चलो समझने की कोशिश करो फिर से। कोई बहुत बड़ा दंगा हो गया, फसाद हो गया, मैसिव राइट्स एंड इंसर्जेंसी, कोई रिलीजियस वायलेंस हो गया, कुछ भी XYZ, अगर ऐसा कोई राइट होता है एट अ बिग लेवल, तो उस टाइम पे जो हमारी लोकल पुलिस है वो नहीं नहीं कंट्रोल कर पाएगी इतने मैसिव राइट्स को, प्रोटेक्ट्स को। समटाइम पुलिस भी नहीं कंट्रोल कर पाती है। सो इन दैट केस जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेप इन करती है एंड they try to restore that peace। Okay, so example, चलो, in a situation like several ethnic clash in Manipur, ठीक है, और insurgency in the northeast, the union government invoke article 355 to send the central police force like the CRPF or the Assam Rifles to restore the order। जब मणिपुर में क्लैश हुआ था ना, उस टाइम पे जब इंसर्जेंसी हुई थी नॉर्थ ईस्ट में, तो यूनियन गवर्नमेंट ने दिस आर्टिकल 355 इसको इन्वोक करा था। और उन्होंने क्या करा कि जो हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, जैसे CRPF के हमारे जवान हैं, जो हमारे आसाम के जो राइफल्स हैं, उनको उन्होंने भेजा था वहाँ पे टू रिस्टोर ऑर्डर। अच्छा देखो, अभी रिसेंट का एग्जांपल समझते हैं। जो नीट का प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, नीट के प्रोटेस्ट में इतनी ज़्यादा चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो उस टाइम पे जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या करा, CRPF के जवान वहाँ पे डाले गए, वहाँ पे हर तरफ से आर्मी के इधर के उधर के, मतलब जितने हमारे जवान हैं उनको लाया गया। तो यूनियन उस टाइम पे क्या कर रही थी, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी स्टेट को फ्रॉम दैट डिस्टर्बेंस, फ्रॉम दैट एग्रेशन, फ्रॉम दैट प्रोटेस्ट, ठीक है। ओके, थर्ड, ड्यूटी टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। Please remember these 3 points. First, to protect every state against the internal aggression and the internal disturbance। मैंने दोनों के एग्जाम्पल आपको दे के समझाए हैं कि when we talk about the external aggression और कब हुआ, एग्जाम्पल भी दिया मैंने इसका आपको, आसाम एक्सटर्नल एग्रेशन का आसाम और अरुणाचल प्रदेश में जब फॉरेन फोर्स एंटर हो गए थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे जो हमारे
इंडियन आर्मी है उनको डिप्लॉय करा था वहाँ पे डिफेंड करने के लिए टेरिटरी अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। टॉकिंग अबाउट द इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो हमने पढ़ा कि कैसे कोई अगर इंसर्जेंसी, मैसिव राइट्स होते हैं, एथनिक वायलेंस होते हैं, जब लोकल पुलिस के कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो जाती हैं, तो यूनियन फिर स्टेप इन करती है पीस को रीस्टोर करने के लिए। जैसे कि मणिपुर में हुआ था, तो यूनियन गवर्नमेंट ने 355 को इन्वोक करा था और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को भेजा था, सीआरपीएफ के जवानों को भेजा था रीस्टोर करने के लिए ऑर्डर को। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज ड्यूटी टू इंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। क्या होता है इसका मतलब? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंश्योर करेगी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ के अकॉर्डिंग ऑपरेट करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, आर्बिट्ररी ना चले। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, ड्यूटी टू इंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। एग्जाम्पल से समझेंगे अगर, तो मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट है और वो कंप्लीटली मना कर देती है इन्फोर्स करने के लिए कोई भी नेशनल लॉ। ठीक है, आज के दिन में मान लो यूनियन ने कोई नेशनल लॉ बनाया और जो स्टेट है वो मना कर देती कि नहीं भाई, हम तो नहीं इन्फोर्स करते हैं इसको अपने स्टेट में, और इफ द लॉ इन्फोर्समेंट कंप्लीटली कोलैप्स, ठीक है, तो क्या होगा, यूनियन सबसे पहले वार्निंग इशू करेगी, डायरेक्शन देगी 355 के अंदर। अगर उसके उस वार्निंग और डायरेक्शन को भी अगर हमारी स्टेट इग्नोर करती है ना, तो क्या होगा, यूनियन जो है एस्केलेट करेगी तब 356, दैट इज द प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, दैट्स वाई 350 सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है। 352 पढ़ो, फिर 353 पढ़ो, फिर 354 समझ में आएगा, तब 355 समझ में आएंगी। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है ना पहले के प्रीवियस लेक्चर्स, तो प्लीज जाओ और उन्हें देखो, पहले उन्हें समझो और नोट्स बनाओ, अच्छे से पॉइंटर्स बनाओ, जो मैं बोल रही हूँ उनको सुनो, उनको पॉज करो, सुनो, नोट डाउन करो। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं आई हैं समझ में, या फिर प्रॉब्लम हो रही है टू अंडरस्टैंड, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं वापस से ट्राई करूँगी टू टेक दैट लेक्चर। ओके, सो दिस इज व्हाट आवर 355 इज। मैंने यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे इमेजिन इंडिया एज अ लार्ज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, एवरी स्टेट, हर स्टेट उसमें एक छोटा छोटा अपार्टमेंट है, एक बहुत बड़ी सोसाइटी समझ लो कि बहुत बड़ी सोसाइटी जो है वो हमारी इंडिया है, और उसके सोसाइटीज के अंदर छोटे 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 बहुत सारे अपार्टमेंट होते हैं, तो वो जो छोटे छोटे अपार्टमेंट है दैट इज आवर स्टेट। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इज अ सिक्योरिटी एजेंसी, तो उसका वो सिक्योरिटी की तरह भी काम करती है। टेररिस्ट अटैक से है अगर, तो किसी अपार्टमेंट में राइट्स हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अगर, जैसे मैंने बोला कि स्टेट की ड्यूटी है टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स, उसको ड्यूटी बाउंड है उनको वो करना, आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते हैं वो। तो उन चीज़ों को देखना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑर्डर फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सिक्योरिटी एजेंसी की ड्यूटी है, मतलब जो स्टेट है वो सिक्योरिटी एजेंसी है, उनकी ड्यूटी है फिर इंटरवेन करने के लिए, तो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 355। ठीक है, क्यों क्यों लाया गया 355, क्यों इंसर्ट करा गया? इंडिया जो है यूनियन और स्टेट है, कुछ स्टेट वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है, कुछ स्टेट्स में टेररिज्म होती है, इंसर्जेंसी के, मैंने जैसे आपको आसाम का एग्जांपल दिया, लार्ज स्केल वायलेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्यूटी देती है, इम्पोज करती है हमारे यूनियन पे कि आपको उन्हें सेफगार्ड करना है, आपको बचाना है। ये मेयरली कोई पावर नहीं है सिर्फ, इट्स अ ऑब्लिगेशन, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, इट्स अ ड्यूटी विच इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 355 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा देखो, 355 ना आजकल बहुत न्यूज में था। ठीक है, साइटिंग द पोस्ट पोल वायलेंस इन बिरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, where many political leaders have urged the president to invoke 355 of the constitution। ठीक है, उन्होंने अर्ज करा, रिक्वेस्ट करा कि भाई आप प्रेसिडेंट को कि आप इन्वोक करो 355 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोविजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करे।
दिस इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ना हो, ड्यूटी को फॉलो करें, लॉ को फॉलो करें, तो इसमें इसके लिए भी है 355। 3 पॉइंटर्स है, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। ओके, सो द पिटिशनर हैज आस्क्ड फॉर द imposition of 355 on account of the breakdown of the constitutional mechanism। ठीक है, 355 मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, कि 355 जो है वो यूनियन की ड्यूटी है प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम्हारा पार्ट कौन सा पार्ट है उसमें, ठीक है, ये इमरजेंसी प्रोविजन में है। ठीक है, और 355 356 में क्या ड्यूटी डिफरेंट रिलेशन है, तो जो 355 है उसमें ड्यूटी है यूनियन का वो करने के लिए, और ड्यूटी है सेंटर की टू टेक ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अंडर ये 356। अगर कोई फेल्योर या ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तब प्रेसिडेंशियल और रूल जो है वो इम्पोज होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि कब 356 जो है इंश्योर होगा, कि थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया था कि ड्यूटी टू इंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जब भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग ऑपरेट नहीं करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, आर्बिट्ररी चलेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट की ये काम है, ड्यूटी है इंश्योर करना कि वो आर्बिट्री ना जाए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉ के अकॉर्डिंग चले। तो इन दैट केस अगर ऐसा होता है या फिर कोई लॉ बना उसको इम्पोज करने से वो मना कर देता है या लॉ कोलैप्स कर जाता है, तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले इशू वार्निंग देती है 355 में, और अगर उसके बाद भी स्टेट नहीं सुनता है ना, तो फिर 356 दैट इज द प्रेसिडेंशियल रूल, वो इम्पोज होता है। ठीक है, हम 356 थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि क्या है 356। ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल क्या है, कब है, कैसे इम्पोज होता है, अमेंडमेंट्स को देखेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के स्कोप्स में थोड़ा सा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि 38 अमेंडमेंट में मेड द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इनवोकिंग 356 एज फाइनल एंड कंक्लूसिव होता है, उसको हम किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दिस इज आवर 356, ये हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 355 बहुत छोटा सा एक वो है, ठीक है, पॉइंट है, तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप प्लीज़ एटलीस्ट ये 4 स्लाइड देख लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये 4 स्लाइड्स अगर आप देख लोगे ना, तो दिस इज मोर देन इनफ। एंड मैंने जो समझाया, जो एक्सप्लेनेशन दिए, जो एग्जांपल्स दिए, उनको थोड़ा सा पॉज करके नोट डाउन कर लेना। दैट फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द फैमिली, वो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा टू अंडरस्टैंड दैट 355 इज अ वेरी स्मॉल आर्टिकल। तो ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास विल रीड अबाउट 356। एंड इन केस अगर आप नए हो चैनल पे, आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।